गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इन 3 साल में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। अलग अलग विभाग की बात करें तो सब जगह सिरमौर बनने की कोशिश की है राजस्थान ने। इस बीच मंत्रिमंडल फेरबदल भी हुआ, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग नहीं बदले गए। शायद आलाकमान को लगा कि इन विभागों में काम सबसे बेहतर होता है। उन्हीं में से एक विभाग है खेल का और स्किल डेवलपमेंट का, जिसके मंत्री हैं खुद खिलाड़ी है अशोक चांदना। अशोक चांदना आज हमारे साथ है और उनसे हम बात करते हैं 3 सालों में क्या रहा और 2 साल की चुनौतियां कैसी रही। अशोक चांदना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे और सफलतम 3 साल के लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। माना ही जाता है रिशफल जब हुआ था कि 3 साल में कई मंत्री को विभाग बदले, लेकिन आप उनमें से एक हो कि आपका विभाग जैसा था वैसा है। इसका मतलब 3 साल में बेहतर काम किया। क्या लगता है 3 साल की सबसे प्रमुख उपलब्धि आप जो माने कि हाँ ये आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हुई है और आप हमेशा मंत्री, पता नहीं भविष्य में आप कहाँ जाए आगे, लेकिन आपको याद हमेशा रहेगा? देखिए मेरी विशेष रुचि खेल विभाग में ज़्यादा रही और हमारे खेल विभाग में क्योंकि एक व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता है, पूरे विभाग के चेयरमैन से लेकर सेक्रेटरी से लेकर सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर अनेकों काम किए। उसमें विशेषकर जो आउट ऑफ टर्न जॉब्स थे, आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी 2016 में आ गई थी, लेकिन एक भी खिलाड़ी को राजस्थान में आउट ऑफ टर्न जॉब नहीं मिला था। उसमें हमने अमेंडमेंट्स किए, 183 बच्चों को हमने आउट ऑफ टर्न गवर्नमेंट जॉब दिलाई, DYSP तक बने, ACF तक बने। तो मैं समझता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, मेडलिस्ट को, जिनको कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, और उनको हम एक सुरक्षित भविष्य देने का जो हमारा सपना था और उनके माध्यम से आने वाली जनरेशन को ये मैसेज देना चाहते थे कि आप खेलो, खूब खेलो, आपके भविष्य की चिंता सरकार करेगी, गहलोत सरकार करेगी। उनमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप खेलते हुए देखते थे, आपको लगता था कि ये सपना पूरा होना है। हालांकि कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कई दिक्कतें आई, कई मीटिंगें करी, काफ़ी कुछ किया। आपको लगता है कि ये जो आपने फैसला किया है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के खेल की दिशा और दशा बदलेगा? देखिए, निश्चित रूप से दिशा और दशा बदलेगा, क्योंकि खिलाड़ी को क्या चाहिए? एक सुरक्षित भविष्य। सारे तो बहुत बड़े स्टार एथलीट्स नहीं बनते हैं, लेकिन स्टार एथलीट्स को स्टार एथलीट्स बनाने में कई सौ खिलाड़ियों का योगदान होता है। वो उनके साथ कई कई दिन, कई कई साल खेले होते हैं, उसके बाद में खिलाड़ी स्टार एथलीट बनता है। तो बाकी खिलाड़ियों का क्या? तो उन खिलाड़ियों का भी जो नेशनल तक पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल चैंपियन बनते हैं, इंटरनेशनल चैंपियन बनते हैं, वर्ल्ड कप्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, तो उन लोगों का भी भविष्य सुरक्षित हो। इसके तहत जब मैं नया मंत्री बना तो इसके ऊपर हमारी डिपार्टमेंटल चर्चा हुई, डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ में, कुछ पत्रकार साथियों के साथ में, कुछ पुलिस के अधिकारियों के साथ में जो इस खेलों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। पुलिस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सबसे मैंने राय ली। तब उन्होंने कहा सब मंत्री आते हैं, वो यही कहते हैं कि खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है, लेकिन 5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद ना तो कोई काम होता है, ना कोई चर्चा होती है। मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया और हम लोगों ने 6 महीने में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में और जो 2% पॉलिसी थी, जिसमें 2% सिलेक्शन बोर्ड की नौकरियों में आरक्षण तो था, लेकिन कभी भी आधा प्रतिशत से ज़्यादा लोग, ऐसे पेचीदा नियम थे कि आधा प्रतिशत से ज़्यादा खिलाड़ी कभी भी किसी नौकरी में घुसे नहीं। अब 2% पूरी भर रही हैं, ऐसा अमेंडमेंट हम लोगों ने कर दिया। इंडिया की जर्सी पहनने वाला या मेडल जीतने वाला ही पहले 2% में अलाउड था। अब हमने राजस्थान की जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी को भी इसमें एलिजिबल मान लिया है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अब आप देखिए, कबड्डी में आप देखिए, अभी 2 साल से लगातार नेशनल चैंपियन बन रही है। हमारी फुटबॉल की टीम देखिए, फुटबॉल की टीम 34 साल के बाद में हाई लीग में पहुंची, टॉप 8 टीम्स में इंडिया में। साइकिलिंग के देखिए, साइकिलिंग की जो ऑल ओवर चैंपियन है इंडिया में, 35 साल के बाद में राजस्थान ऑल ओवर चैंपियन बना है, 35 ईयर्स के बाद में। हैंडबॉल की हमारे पास में नेशनल चैंपियन बन के आई है। तो अब आप देखिए कि राजस्थान की टीमें, चाहे सब जूनियर है, चाहे जूनियर है, चाहे ओपन चैंपियनशिप है, चाहे ऑल ओवर चैंपियनशिप है, ज़्यादातर खेलों में नेशनल चैंपियन बन रही है। स्टेट चैंपियन से नेशनल चैंपियन बन रही है, नेशनल चैंपियन से 2-4-5 साल में कब इंटरनेशनल चैंपियन हमारे खिलाड़ी बनने लग जाएंगे, ये सफ़र इसी से शुरू होगा। क्योंकि खेल के मैदान पर प्रतिभा कई जगह ख़त्म होती है। कई बार समय आते आते उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, कई बार
कोई ऐसी इंजरी हो जाती। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ रुपए का रिहेबिलिटेशन सेंटर राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया। आज़ादी के बाद कितनी सरकारें आई, कितने मुख्यमंत्री रहे, कितने मंत्री रहे, कौन कर पाया कि हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो देश के लिए मेडल लाएंगे, हमारे देश का गौरव, वो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको कभी कोई छोटी सी चोट के लिए उनका पूरा करियर खत्म हो गया, उनकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे खिलाड़ी बैठे हमारे प्रदेश में, वो उनका करियर खत्म नहीं हो और हमारे खिलाड़ी निरंतर मेडल लाते रहें, ऐसी व्यवस्था के लिए खेल विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ का रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया। 2% में हम लोगों ने अमेंडमेंट कर दिया, आउट ऑफ टर्न में हमने अमेंडमेंट कर दिया। आप देखिए स्टेट गेम्स, नेशनल गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, स्टेट गेम्स करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश बन गया है। और आपने भी वो नज़ारा देखा है, वही मैदान है वही जहाँ मैदान पर खड़े है। हैं अपन, जहाँ पे और आयोजन हो रहा आपने है। वो नज़ारा देखा है कि जब 8000 बच्चे किट पहनकर और 1000 रेफरीज इस मैदान के ऊपर जो उन्होंने मार्च पास्ट किया, उसके बाद 5 से 7 दिन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करके सबने चैलेंज किया, डिस्ट्रिक्ट की टीम्स बनी, स्टेट चैंपियंस बने, उसके बाद खेलो इंडिया में हमारे मेडल्स बढ़े। तो और इसके बाद में अब ताज़ा आप देखिए कि गांव में खेलों का वातावरण जो कि पिछले 20-30 सालों में बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, वो खेलों का वातावरण कैसे वापस बने, उसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण खेल का आइडिया लाए। 27 लाख पार्टिसिपेंट उसमें हैं, कई देशों की आबादी नहीं है 2.7 मिलियन, लेकिन 27 लाख बच्चे जब उसमें खेलेंगे। और एक स्टेट गेम जो किया उससे आपको ये आगे मिला कि अब इस तरह का उससे बड़ा करना है कुछ? देखिए, बड़ा करने की बात नहीं थी, लेकिन ये दोनों आइडिया अलग हैं। स्टेट गेम चैंपियंस बनाने के लिए है, ग्रामीण खेल गांव में फिर से खेलों का वातावरण बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे गांव से आएंगे, बड़ी जो आबादी है वो रूरल एरिया में है, तो रूरल एरिया से बच्चे आएंगे, रूरल एरिया में खेलों का वातावरण बनेगा, रूरल एरिया के लोग बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने की उनको समर्थन करेंगे, तो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। आज आप देखिए 70-80 हज़ार से ऊपर पार्टिसिपेंट ग्रामीण खेल के अंदर 50 साल की उम्र से ज़्यादा है जी। कई लोगों की ये मानसिकता है कि साहब आप क्या बुजुर्ग लोगों को खिला रहे हो, क्यों इसमें एज ग्रुप नहीं रखा। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। वो 70,000 लोग वो हैं जो वयस्क हैं, जो छोटे बच्चे को, टैलेंटेड बच्चे होंगे, किसी के पास जूता नहीं है, सरकार हर बच्चे को जूता दिलाने नहीं पहुंच पाएगी, उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके गांव का जो 50 साल का व्यक्ति, वो 80,000 लोग जो खेल रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि ये बच्चा टैलेंटेड है, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसको जूता दिला देंगे, क्योंकि वो एक टीम में, एक कोर्ट में, एक साथ में जब खेलेंगे तो उनकी एक बॉन्डिंग बनेगी। तो कहीं ना कहीं खेलने की कोई उम्र नहीं होती। और इस ग्रामीण खेल के बाद में आप देखेंगे कि राजस्थान में खेलों का एक अद्भुत वातावरण बनेगा, और 4 से 5 साल में राजस्थान बाकी सब स्टेट जो है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे उड़ीसा है, सब स्टेट्स को पीछे छोड़ देगा। बात आपने कई उपलब्धि की बात की है, लेकिन 3 साल पूरे हुए हैं, इसलिए जनता हिसाब ज़रूर पूछती है। आप जब सरकार में आए थे तो कई वादे आपने किए थे, आपके नेताओं ने वादे किए थे, जन घोषणा पत्र जारी किया था, और खासकर जो विभाग अब आपके हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या लगता है जन घोषणा पत्र में जो किए गए वादे हैं कितने पूरे हुए हैं, और कितने वादे ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं और लगता है कि जब 2 साल का समय अभी और है तब तक पूरे हो जाएंगे? 1 महीने पहले ये प्रेजेंटेशन हुई, 66% से ज़्यादा वादे जन घोषणा पत्र के पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 3 साल के अंदर 66% कर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक अगला चुनाव आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि 80 से 90% वादे जो हमने जन घोषणा पत्र में किए वो सब हम पूरे कर देंगे। मानसिकता तो हमारी 100% करने की है, लेकिन 2-5% रह सकते हैं, कुछ का काम पेंडिंग रह सकता है, कुछ प्रोसेस लंबी होती है, कुछ काम 5 साल में पूरे ही नहीं होते। ऐसे भी तो बहुत सारे काम हैं जो 5 साल में पूरे होते ही नहीं हैं, वो पेंडिंग भी रह जाते हैं, लेकिन काम शुरू कर जाएंगे तो 90-95% कम से कम हम काम या तो ख़त्म कर देंगे या उनको इतना कर जाएंगे कि वो आगे रुकेंगे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी का शुरू से रिकॉर्ड रहा है कि जब हम जो जन घोषणा पत्र में कहते हैं और वो हम करके दिखाते हैं। जन घोषणा पत्र की बात की, लेकिन साथ में बात ये भी करेंगे कि 3 साल में मुख्यमंत्री ने कई बजट घोषणाएं भी की है, जो इन जन घोषणा पत्र के जो वादे हैं उनसे भी कुछ अलग है, माइलस्टोन हो सकते हैं वो। उनके लिए काफ़ी कुछ, तो जैसे आपने नौकरी का बताया है, आपने 2% आरक्षण का बताया है, स्टेट गेम्स का बताया है, अब ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक खेल है ये बताएं।
अभी भी कुछ ऐसे वादे हैं अशोक जी जो अभी अधूरे हैं, कितने तो पूरे हो चुके हैं जो खासकर बजट घोषणा की बात करें, और उनको जो बचे हैं उनके लिए क्या आगे प्लानिंग है आपकी? नहीं, देखिए सारे अपने प्रोसेस में चल रहे हैं जन घोषणा के। अब देखिए बजट के अंदर सीएम साहब ने स्पोर्ट्स हॉस्टल की, स्पोर्ट्स स्कूल की घोषणा करी थी। इस साल जून जुलाई में लॉकडाउन आ गया, जून जुलाई में बच्चों को जिन स्कूल्स में एडमिशन लेना था उन्होंने ले लिया। लमसम स्कूल्स खुले हैं अक्टूबर के अंदर, तो अक्टूबर तो 5 महीना कोई बच्चा अपना एडमिशन डाल के रहेगा नहीं, उसका साल ख़राब होता है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स स्कूल बना रहे हैं, एजुकेशन वाली नहीं। एजुकेशन तो उनको मिलेगी, लेकिन हम उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए वो हमारी तैयारी पूरी है। इस साल भी हो जाती है, यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो वो अगले साल हो जाएगी, क्योंकि एडमिशन्स बच्चे जुलाई में ही लेते हैं। अप्रैल में उनका सेशन स्टार्ट हो जाता है और जुलाई के अंदर से उनका साल स्टार्ट होता है, तो अगले साल वो घोषणा पूरी हो जाएगी। और अन्य को बाकी जो घोषणा है वो सब प्रोसेस में है, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं है जो कि प्रोसेस में नहीं है। ध्यानचंद स्टेडियम की भी बात मुख्यमंत्री ने की है, शुरुआत की है, विधानसभा में भी जी मेजें थपथपाई गई थी जी। लेकिन अब करना है वो आपके जिम्मे है। उस सिलसिले में देखिए क्या है? ध्यानचंद स्टेडियम में हमारे पास में काफ़ी विधायक साथियों के जो उसमें शेयरिंग फंड जो था वो आए हैं और उनकी फाइनल प्रोसेस में फाइल्स हैं। मैं समझता हूं कि डिले तो हुआ है, लेकिन क्योंकि एक नया आइडिया है, नए आइडिया को, भाई ऐसा तो नहीं है कि ये 25 सालों से कोई योजना चलती आ रही है। जब एक नई आइडिया से योजना बनती है तो उसमें कई नियम होते हैं जो उसके बाद भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार वो योजना बन गई तो जब तक कोई उसको ख़त्म नहीं करेगा या वो इरेलेवेंट नहीं हो जाएगी तब तक वो योजना चलेगी। तो नियम कायदों में कई बार, चाहे डिपार्टमेंट फाइनेंस का हो, चाहे हमारे खेल विभाग के बड़े अधिकारी हो, तो नियम कायदे बनाने में, बदलने में, उसमें एक बार के लिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन हमारी घोषणा के सारे काम हम हमारे कार्यकाल में कर लेंगे, इसके लिए बहुत पर्याप्त टाइम। बिल्कुल मैदान बनेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें शायद आपने कोशिश भी की है, लेकिन अभी भी जो खिलाड़ी है या अन्य जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके बारे में क्या होगा। कुछ काम मैं आपको बताता हूँ, चाहे खेल अवार्ड की बात करें, आपके कार्यकाल में अभी खेल अवार्ड समारोह नहीं हो पाया, पहले से ही उसमें है, आपने प्रोसेस शुरू की है आवेदन लेने की। इसके अलावा अगर हम बाएं तरफ देखें तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो बात कर रहे थे वो भी अभी अधूरा है, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल, देखिए खेल अवार्ड का तो हमने प्रोसेस चालू कर दिया है, तो वो तो हम कर रहे हैं, हमने मानसिकता बना ली कि हमको करना ही करना है। तो शायद ये हमारा बजट आएगा उससे पहले हम खेल अवार्ड को अमली जामा पहना देंगे और खेल अवार्ड हम करवा देंगे, उसकी हमारी तैयारी पूरी है। ये बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर रहा खेल भवन का, ये डिस्प्यूटेड रहा, कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कई ठेकेदार इन्वॉल्व हैं। हमारे राज में आने से पहले इसमें इतना रायता फैला दिया गया, हम तो रायता समेटते समेटते ही फिर बीच में कोरोना आ जाता है, फिर उसको समेटते हैं, फिर बीच में कोरोना आ जाता है। लेकिन अब हमने इस आइडिया को बड़ा प्रैक्टिकल मोड पर ले गए कि जो हम स्पोर्ट्स स्कूल का हॉस्टल बना रहे हैं, हम इस बिल्डिंग को उसमें यूज़ करेंगे, तो अब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। खेल परिषद काफ़ी काम करती हैं, ये जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आप भी यहीं काम करते हैं। इस खेल परिषद की एक पुराना इतिहास, अच्छा इतिहास रहा है, इमेज रही है, खासकर पूरे राजस्थान को लेके बात करें तो खेल परिषद को इन्वॉल्व करते हुए किस तरह से जो है, खासकर हम बात करें जिला हेडक्वार्टर की, संभाग मुख्यालय की, कि अगर वहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बन पाता है तो उसके लिए कोई प्लानिंग अगले 2 साल के लिए? देखिए इसके ऊपर गहन चिंतन हो रहा है कि इसको परिषद से विभाग बनाया जाए, क्रीड़ा परिषद की जगह खेल विभाग बनाया जाए। और 33 जिले हैं, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, और मेरे ख्याल से टॉप 8 या 10 आबादी का प्रदेश भी है, तो कहीं ना कहीं एक क्रीड़ा परिषद पूरे राजस्थान में काम नहीं कर सकेगी, ये मेरी बिल्कुल मानना है। इससे खेल विभाग में बदलने में एक बड़ा प्रोसेस है, और वो भी मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमको कोई चीज़ के लिए ना बोलते नहीं हैं, तो अच्छा प्रपोजल लेके जाओ, सीधा हाँ बोलते हैं, और हर चीज़ के कितना फंड चाहिए, इसमें काम हो जाएगा, ओके थैंक यू, वो कभी ना नहीं बोलते खेलों के लिए। वो उल्टा चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रपोजल तो लेके आओ कि जिससे खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को फ़ायदा मिले। अब वो एक घिसी पिटी जो रीत आ रही है, आप उसी से चल रहे हो, वो उसमें रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था।
लेकिन अभी खेल विभाग ने 2-3 सालों में अच्छा काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने आप देखो कि 4 गुना से 5 गुना ज़्यादा हमारा बजट बढ़ा दिया खेल विभाग का। ये भी जब डिपार्टमेंट बनेगा और इसमें कई सारी अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे, तब सही मायने में हम जस्टिफाई कर पाएंगे खेल विभाग को राजस्थान में खिलाड़ियों के और खेल प्रेमियों के अनुरूप अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अभी वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द सिस्टम, वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हैंड्स। हमारे पास उतने हाथ नहीं हैं कि जितना बड़ा राजस्थान है, जितने सारे खेल हैं, जितनी उनको मॉनिटरिंग चाहिए, जितनी उनको फीडिंग चाहिए, वो उतना हो नहीं पाता है। ये मैं बिल्कुल मानूंगा कि ये विभाग जितना होना चाहिए, जितनी आशाएं और अपेक्षाएं हैं, उतना काम उसी लिए नहीं कर पाता है। हम बना के जाएंगे इसको। मुख्यमंत्री जी ने 3 बड़ी घोषणाएं की थी, लॉ यूनिवर्सिटी की, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की और खेल यूनिवर्सिटी की, जो बाद में बंद हो गई, काम नहीं हुआ। उनमें से 2 तो मुख्यमंत्री जी ने चालू कर दी, लॉ यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी। खेल यूनिवर्सिटी है, कभी कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। लगता है अशोक चांदना उस काम को कर पाएंगे। खेल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा आइडिया है। मैं ये चाहता हूं कि ये केवल डिग्री गिविंग यूनिवर्सिटी बनकर ना रह जाए। आई एम एडमेंट ऑन दैट। कई हमारे अधिकारी साथी हैं जो हमको कन्विंस करते हैं कि केवल डिग्री गिविंग यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी होती है, बट मैं उसमें कन्विंस नहीं होता हूँ। यूनिवर्सिटी तो फिर यूनिवर्सिटी होती है। हैंड होल्डिंग होनी चाहिए खिलाड़ी की, कोच की, ट्रेनर्स की, ट्रेनिंग की। एक पूरा वातावरण होना चाहिए जहाँ खिलाड़ी से लेकर, कोचेस से लेकर, ट्रेनर्स से लेकर, स्पेशलिस्ट से लेकर, खेल विभाग से संबंधित हर प्रकार का प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी में तैयार होना चाहिए, जो आगे जाके खेल विभाग को या खेलों को या खिलाड़ियों को सींचे। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है, ये एक रेवोल्यूशन है। और हर दिन से आइडिया की मॉडर्निटी बदलती है, हर दिन से मॉडर्न इक्विपमेंट्स आते हैं, हर दिन से मॉडर्न टेक्निक्स आती हैं, हर दिन से मॉडर्न आइडियाज़ आते हैं। तो मेरी यही एडामेंसी है कि मैं नहीं चाहता कि जैसे पूर्व में आउट ऑफ टर्न 2% की जॉब्स, कागजों में तो पूरी पॉलिसी बन गई थी, लेकिन उसका लोगों को फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा था। कई जगह मेरा रिजर्वेशन रहता है खिलाड़ी के रूप में। मैंने दोनों तरफ रहकर ज़िंदगी जी है। एक खिलाड़ी के रूप में मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी जी है, और खिलाड़ियों को खिलाने के रूप में भी मैंने एक, अब ये 2.5-3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, 3 साल का, ये रहा है। मैं कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं होने दूंगा जो कागज़ों में रह जाएगी। जैसे हमारे अजमेर में यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें वो सारे कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। उनमें एंगेजमेंट ही नहीं आता है, उनमें स्टूडेंट्स एनरोल ही नहीं करते हैं। तो मेरा हमेशा एडमेंसी रहता है कि हैंड होल्डिंग होगी, खेल खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए कुछ बड़ी चीज़ बननी चाहिए, चाहे पैसा कितना भी लग जाए। और उसमें मुझे विश्वास है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कभी भी इसके लिए पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं। सही में आप लोग जो उनको जादूगर कहते हो, एकदम सही कहते हो। ऐसे ज़माने में जब कोरोना काल है, ऐसे ज़माने में जब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा अच्छा टैक्सेस दे नहीं पा रही प्रदेश सरकारों को, ऐसे ज़माने में जब बड़े बड़े प्रदेश स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे ज़माने में दोनों हाथों से काम हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ भी सड़कों के जो टेंडर्स हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही हैं, टेंडर्स के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, कॉलेजेस आ रहे हैं, जैसी भी व्यवस्थाएं उसमें बेस्ट टू बेस्ट काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो मुख्यमंत्री जी को जादूगर कहते हो, एकदम सही कहते हैं। खेल से जुड़े तमाम सवाल हुए हैं, आपने जवाब भी दिए। महकमे आपके पास बहुत कुछ है, उन महकमों में से भी आपके सवाल करेंगे, लेकिन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है खेल मंत्री, स्किल डेवलपमेंट मंत्री अशोक चांदना। इनसे सवाल हुए हैं खेलों के बारे में, अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में। खिलाड़ी का जो डिपार्टमेंट है युवाओं का डिपार्टमेंट है, और स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है वो भी युवाओं का डिपार्टमेंट है। कुछ सोच समझ के ही मुख्यमंत्री ने आपको जिम्मेदारी दी होगी, क्योंकि सबसे युवा मंत्री आप हैं। क्या किया 3 सालों में युवाओं के लिए? देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले केवल स्कूल के जो फॉलोआउट्स थे उन लोगों को ही स्किल करने के प्रोग्राम्स RSLDC के पास में थे। हमने उसके बाद में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना बनाई, जिसमें कॉलेज के दौरान भी
यदि कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके दौरान भी जिनको स्किल चाहिए वो स्किल हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो लोग अपने जीवन यापन में उनके काम आए। एक तो ये आइडिया बहुत बड़ा था। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोगों ने इसमें अलग अलग नामों से योजनाओं को जाना जाता था और उसमें लोग कंफ्यूज्ड हो जाते, ना तो अप्लाई कर पाते ना ट्रेनिंग ले पाते। अब हमने सारे को एक प्लेटफॉर्म करके एक ही नाम से उसको लॉन्च किया है और उसमें सबकी नियम बता दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरलीकरण हुआ है, हर चीज़ ऑनलाइन हुई है। अब आप देखिए कि जो भत्ता योजना है हमारी डिपार्टमेंट की, 1,60,000 युवाओं को निरंतर बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में मिला है। 2019 के बाद में जितना पूर्व की सरकार 5 साल में खर्च करती थी उतना हम 3-3 महीने में खर्च कर देते हैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने में। और अब हम इसमें निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, नए नियम लागू कर रहे हैं ताकि जो बेरोजगार हैं वो हमेशा तो बेरोजगार उनको रख नहीं सकते हैं, तो उनको ऐसी क्या ट्रेनिंग दें कि वो रोज़गार उनको जल्द से जल्द मिल जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। तो उसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट ने कोर्सेज़ तैयार कर लिए हैं कि जो ग्रेजुएशन के बाद के जो लोग बेरोजगार रह जाते हैं, इससे पहले हमारे पहले स्कूल फॉल आउट्स के लिए प्रोग्राम्स थे, फिर हमने आने के बाद में ग्रेजुएशन के दौरान के प्रोग्राम्स किए। अब बेरोजगारी भत्ते के साथ जोड़कर हमने ग्रेजुएट होने के बाद में भी यदि कोई बेरोजगार रह गया तो हम किन स्किल्स में उनको ट्रेन करें कि वो रोज़गार लग जाए, उनके कौन सी डिग्री है उस डिग्री के अनुसार हमको उसको तैयार करना पड़ेगा। उसके कोर्सेज भी हमारे डिपार्टमेंट ने तैयार कर लिए और बहुत जल्दी हम लोग उनको ये ट्रेनिंग शुरू कराएंगे। कोरोना काल में एक ऐसा समय आया था जब काफ़ी लोग भी बेरोज़गार हुए थे, युवाओं पे तो बेरोज़गारी का है ही। तब ये एक आइडिया आया था कि स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम किया जाए ताकि लोगों को प्रदेश के बाहर नहीं जा पाए। और एक इनरोलमेंट का भी प्रोसेस आपके विभाग में शुरू हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे हो पाए। तो इस दिशा में ये सोच के कि फिर कोई ऐसी महामारी आए ताकि स्किल्ड अगर वो रहे तो कम से कम राजस्थान का युवा बेरोजगार देखिए हमने बहुत बड़ा पोर्टल कौशल पोर्टल बनाया है जिसमें 55 लाख युवा जो बाहर काम करते हैं राजस्थान से, जो उस दौरान आए थे, जो राजस्थान में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उन सब के जो उनकी स्किल डिग्रीज़ हैं वो सब हमने उस पर डाल दिया है। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ हम उसको शेयर करते हैं कि राजस्थान में कोई भी इंडस्ट्री है वो अपनी डिमांड करे। यदि उनको प्लम्बर चाहिए तो इस पोर्टल पे से प्लम्बर ले ले, यदि उनको इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो इस पर से इलेक्ट्रिशियन ले ले। जिसकी जैसी एक्सपर्टीज़ है उस एक्सपर्टीज़ के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट उनको पिक कर ले और उनको इंटरव्यू के लिए बुला ले। ऐसी व्यवस्था हम कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में कोई भी रोजगार के लिए पलायन नहीं होता है। लोग काम करने बाहर जरूर जाते हैं जब एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए, लेकिन जीवन यापन के लिए किसी को राजस्थान से पलायन करना पड़े ऐसी हालात राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। तो निश्चित रूप से अगर अच्छे पैकेजेस मिलेंगे तो किसी को अच्छा पैकेज मिल रहा है तो रोक तो नहीं सकते हैं। किसी का हुनर है, उस हुनर का अगर इंडस्ट्रीज़ ही कहीं महाराष्ट्र में सेटअप है, कोई मान लीजिए कपड़े में काम करता है तो वो जहाँ पर कपड़े की इंडस्ट्रीज़ लगी वो उसी में काम कर सकता है। कोई फर्नीचर में काम करता है तो फर्नीचर का जहाँ सबसे बड़ा मार्केट है देश का, वो वहाँ पर जाकर काम करेंगे। जो यूटेंसिल्स में काम करते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो बर्तन के जो चाहे मुरादाबाद जैसे जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं उनको वहीं पर ही काम मिलेगा। समझ रहे हैं? तो जो इंडस्ट्री डिराइव्ड जॉब्स हैं उनके लिए तो आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। एकदम से इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो ओवर द ईयर्स 50 साल 100 साल से कहीं पर डेवलप हुई है वो 2 साल में हम कहीं भी डेवलप कर नहीं सकते हैं। तो राजस्थान में जीवन यापन के लिए किसी को भी पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है या उनके हुनर में उनको कोई अच्छा कहीं पर पे स्किल मिलता है तो वो लोग जाते हैं। लेकिन जो राजस्थान में रह जाते हैं हम उन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मैंने आपको पोर्टल बताया उससे हम इंडस्ट्रीज़ के साथ में शेयर करते हैं, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप कह रहे काफ़ी काम किया है युवाओं को भत्ता देने के लिए भी, स्किल डेवलपमेंट को लेके भी, लेकिन विधानसभा में जब सवाल उठते हैं तो भत्तों को लेके बार बार सवाल क्यों उठते हैं? कहते हैं कि आपने वादा कुछ किया था, दिया वैसा नहीं है, आंकड़े कुछ बता रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। ये जब विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है। विपक्ष के पास में आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। इससे पहले तो 5 साल वो राज में रहे, कर लेते, दे देते। युवाओं की बहुत चिंता अभी उनको अचानक से विपक्ष में आते लग गई है तो कर लेते। मैं तो कह रहा हूँ जितना बेरोजगारी भत्ता उन्होंने 5 साल में दिया उतना बेरोजगारी भत्ता तो हम लोग 3 महीने में दे देते हैं। कंपेयर कीजिए ना, आप आपके काम को हमारे काम से कंपेयर कीजिए। और उनके समय में बेरोजगारी भत्ता देने वाले युवाओं की मात्रा केवल 1 लाख होती थी, 1 लाख से ज़्यादा को दे नहीं सकते थे। मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद सीधे उसको 1,60,000 किया और इस बार उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। तो उनसे दुगने बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है।
उनके समय में 500 से 700 रुपये मिलते थे, हमने आते ही 3000 3,500 किया, अब 4,000 और 4,500 कर दिया। तो आप देखिए कितना बड़ा दुगनी तो मात्रा में मिल रहा है, और जो भत्ते की क्वांटिटी है वो कम से कम 7-7 गुना हो गई। तो इन आंकड़ों को कोई जुटला ही नहीं सकता है। बस वो ठीक है, उनको बोलने के लिए कुछ है नहीं, विधानसभा में कोई सवाल तो उठाना ही है। हर बार आपने देखा, कई बार मेरे पास सवाल पुटअप हुए हैं, कोई मेरे को तो लगता नहीं कि कोई मेरे को कंफ्यूज कर पाया। मैंने तो उनको ठोक के आंकड़े बताए। क्योंकि खेल से ज़्यादा जो सवाल थे वो इन भत्तों को लेके ज़्यादा थे हाँ। पूरे विधानसभा में। क्योंकि क्या है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी और देश को बेरोजगार कर दिया थी, जिनकी भी जॉब से ली गई। इन्होंने किए ब्लंडर, नोटबंदी, गलत जीएसटी लागू, फिर ऊपर से वो कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन कि ये कोरोना काल और आ गया। तो इनकी नीतियों की वजह से पहले ही देश चरमरा गया था, फिर इस बीमारी ने और अपना वो डाल दिया, तो देश ही बेरोजगार हो गया, बैंक बर्बाद हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपने इन्वेस्टमेंट लेकर दूसरे देशों में चले गए। यदि नोटबंदी जैसी ये बैड मैनेजमेंट वाली स्कीम नहीं लाते तो हमारे देश में इतना इन्वेस्टमेंट बाहर से आता था। अब हमारे देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं, तो वो बाहर इंडस्ट्रीज सेटल कर रहे हैं, तो बाहर के युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वो कम से कम करते जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में उनको पता है कि वातावरण अब वो बचा नहीं है। ये तो कल शाम को 8 बजे आएंगे, पता नहीं क्या चीज़ बदल देंगे, कल को नोट बदल देंगे, कल को पॉलिसी बदल देंगे, कल को जीएसटी का स्लैब बदल देंगे। व्यापारी तो बहुत छोटे मार्जिन पर खेलता है। व्यापारी कोई बहुत मेहनत करके आदमी एक एक रुपया बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई गड़ा हुआ धन मिलता है। एक पूरे जीवन लगाते हैं, कई कई पीढ़ियाँ लग जाती हैं, जब जाके आदमी एक एक रुपया करके एक एस्टेट बनाता है। तो वो पूरा जाने के डर से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, आप आरटीआई तो लगाइए। बेरोजगारी का दोष हमारे को कब से देने लगे? बेरोजगारी का सबसे बड़ा दोष श्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री। वो बेरोजगारी के सिंबल हैं, और इस देश में आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर अगर कभी हुई तो वो आज है, और वो उनकी गलत नीतियों की वजह से। हमारे देश में काम की कमी नहीं थी, हमारे देश में हुनर की कमी नहीं है, हमारे देश में इज्जत से खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने देश के युवाओं के सामने बहुत बड़ी विकट स्थिति खड़ी कर दी है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ गई, पूरे देश में बढ़ गई, हमारे प्रदेश में भी बढ़ गई। इससे जूझ रहे हैं, सब लोग जूझ रहे हैं। ये बहुत आसान है कि भीड़ में पत्थर फेंको तो किसी न किसी बेरोजगार के लगेगा। तो ये स्थितियाँ कोई प्रदेश की नीतियों की वजह से नहीं है, ये पूरी तरीके से केंद्र की नीतियों की वजह से, मोदी जी की नीतियों की वजह से। लेकिन विधानसभा में इनको कोई सवाल तो लगाना है, कोई भावनाओं को उत्तेजित किए बिना इनका देश को बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है। सवाल जरूर करते हैं, हाँ, देश को बेचने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने बनाया माल बेचा है, एयरपोर्ट्स बेच दिए, बस स्टैंड्स बेच दिए, रेलवेज बेच दी, क्या क्या बेचेंगे भगवान जाने। तो इसलिए बेरोजगारी के सवाल पर तो हमारे ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति, और कोई लेना देना नहीं है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अभी आपने जो बेरोजगारी भत्तों की बात करी है उसमें कुछ बदलाव भी कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जिनको भत्ता देगा उनको काम भी करना पड़ेगा। ये जो जिनको भत्ता देगा उनको कुछ काम भी करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत क्या है? आप कह रहे हो कि आप बेरोजगार हो, मतलब आपको कोई काम नहीं पूरे दिन में, ठीक है। तो यदि 4-4,500 रुपये बेरोजगारी के भत्ते में अपन ले रहे हैं, और उसके बदले में अगर कम्युनिटी सर्विस हम करते हैं, आप ग्रेजुएट हो, अगर स्कूल में जाके छोटे बच्चों को पढ़ा देंगे अपने ही गांव के स्कूल में जाके, तो इसमें बुराई क्या है? अगर आप मेडिकल लाइन से हो, नर्स वर्स कुछ नर्सिंग कुछ किया हुआ है, और आप अपने गांव के सीएचसी पीएचसी में जाके मरीजों की सेवा कर रहे हो, बेरोजगार तो हो ही, इसका मतलब काम कुछ नहीं है। फ्री बैठे हो तो घर बैठ के क्या करना है? तो जाइए कम्युनिटी सर्विस कीजिए, पौधे लगाइए गाँव में। आप अगर आपको मार्शल आर्ट्स आते हैं तो बच्चियों को मार्शल आर्ट्स सिखाइए। अगर आपको मेडिकल लाइन में एक्सपीरियंस है तो आप सीएचसी पीएचसी में अपना योगदान दीजिए। एजुकेशन लाइन में अनएजुकेटेड तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कम से कम ग्रेजुएट लोगों तो दे ही रहे हैं, तो आप स्कूल में जाकर किसी प्रकार से बच्चों की मदद। तो ये कम्युनिटी सर्विस तो हमारा धर्म है, सबको करना चाहिए, जिसको भी जब समय मिल जाए जब करना चाहिए। तो बेरोजगारों को काम करने में मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कोई बुराई है। हम बात कर रहे हैं मंत्री अशोक चांदना से। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको एक और अहम जिम्मेदारी दी है, डीपीआर के राज्य मंत्री के रूप में। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने के लिए, सरकार की अच्छी छवि को जनता के सामने पेश करने के लिए। अब तक अशोक जी ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास था नए मंत्री बनने के बाद में, तो लेकिन अब मुख्यमंत्री ने विभाग आपको दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है,
सरकार की कई उपलब्धियां है, बड़ी उपलब्धियां है। जन घोषणा पत्र भी उन्होंने पूरा किया है, बड़ी योजनाएं लेके आए हैं, चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें, ऐसी कई योजनाएं हैं। तो अब आप पे ये जिम्मेदारी है कि अपने नए विभाग डीपीआर के माध्यम से जनता तक उनको ले जाना। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आप चाहेंगे कि वो जनता के सामने सबसे पहले पेश हो? देखिए, मुझे लगता है कि डीपीआर की जिम्मेदारी देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वास है जो आला कमान ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ में दिखाया है। मेरा इससे पहले इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, मैं इसमें होमवर्क तो कर रहा हूँ। सरकार के दिखाने के लिए क्या है तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। आप देखिए चिरंजीवी योजना जो है, देखिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में मुफ्त दवाई योजना लॉन्च करी थी तो वो एक मिसाल बनी पूरे देश में, और उसी के अराउंड फिर सब सरकारों ने, केंद्र सरकार ने उसके अराउंड योजनाएं बनाई और उससे सीख ले लेके और उससे हो सकता है कि बेहतर वर्जन्स बनाए हों, लेकिन वो फाउंडेशन स्टोन था मेडिकल लाइन में आम जन की सेवा करने के लिए। अभी हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लाई है कि 5-5 लाख का प्रदेश के हर व्यक्ति का इंश्योरेंस कर दिया। यदि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उनका सबका फ्री में कर दिया। जो अफोर्ड कर सकता है मात्र 850 रुपये में परिवार का 5 लाख रुपए तक का बीमा कर दिया। ये तो मैं तो कह रहा हूँ इतनी बड़ी योजना कभी आज तक आई नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने मांगा भी नहीं। बिना मांगे इतनी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसके अलावा आप देखिए कि 2 कोरोना काल आए। इस कोरोना काल के दौरान राजस्थान के अस्पतालों में हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मरीज तक हमारे राजस्थान में आए इलाज कराने के लिए। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए देश के प्रधानमंत्री ने भी विपक्षी पार्टी से होते हुए मुख्यमंत्री जी की उनको पीठ थपथपानी पड़ी कि वाकई में राजस्थान ने कोई मैनेजमेंट किया है, कोई काम किया है और जन सेवा करी है। आप ये बजट देखिए जो मुख्यमंत्री जी ने, ये भी जो पिछला हमारा बजट किया है, भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी उंगलियां दबाते रह गए मुंह के अंदर, दांतों के बीच में, कि उसका जवाब क्या दे। उनसे जवाब ही नहीं दिया गया विधानसभा में। तो अनेकों काम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, इस प्रदेश के लोगों की सेवा करने का काम किया है। और वो हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर डीआईपीआर के काम में आप समझें कि मैं जिम्मेदारी अब सीख रहा हूँ, तो हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है ब्रांडिंग करने के लिए कि हमको कोई चिंता ही नहीं है। अब तो बस वो ब्रांडिंग के रास्ते ढूंढने हैं। लेकिन आप जैसे युवा मंत्री को जिम्मेदार दी है तो कई इनोवेशन भी होंगे, कई नई चीज़ें शुरू होगी। तो कुछ ऐसा अभी एक्सरसाइज शुरू की है कि हाँ, इस तरीके से जो विभाग आपको दिया है तो लगे कि जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाई जाए, कुछ नए आइडियाज़ के साथ में? देखिए, मैं समझता हूँ प्रचार और प्रसार के बारे में एक पत्रकार और न्यूज़ चैनल और मीडिया हाउस से ज़्यादा इस देश में कोई जानता नहीं है। इस बात को मैं मानता हूँ। और आपने देखा होगा कि अभी पीसीसी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको चाय नाश्ते पे बुलाया, और उस दिन जो मैं आप सब लोगों की बातें सुन रहा था, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो सुझाव दिए केवल उतना कर लेंगे तो हमारे लिए पर्याप्त है। बहुत अच्छे सुझाव आए उसके अंदर और बहुत कुछ समझ में आया। तो मैं तो नए आइडियाज़ तो मुझे काफ़ी वहाँ से मिल गए हैं, और बाकी आप लोग हैं थोड़ा थोड़ा गाइड करने के लिए। आपसे अकेले में आपके साथ कभी कभी कॉफ़ी पी जाएगी, और इस मामले में आप लोग मास्टर्स हो, मीडिया चैनल्स जितने भी हैं, तो आप लोगों के एक्सपीरियंस का भी हम लोग जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उठाएंगे। बिल्कुल, ये तो बात हुई आपके विभागों की। 3 साल में अशोक चांदना कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, पॉलिटिकल बात करें हम थोड़ी सी। 3 साल में आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो है कि मुख्यमंत्री ने आप पे जो पूरा विश्वास जताया, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कईयों के विभाग बदले गए, अशोक चांदना को तो जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। ये देखिए, मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ में कैबिनेट में बैठने का मौका मिला। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में जब मैं बैठता हूँ तो कोई 5 बार एमएलएज हैं, कोई 6 बार एमएलएज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री, धारीवाल जी हैं, बीडी कल्ला जी हैं, प्रसादी लाल जी हैं। इतने सीनियर लीडर्स के बीच में जब हमको बैठने का मौका मिलता है और जब हम कैबिनेट के अंदर उनकी बातें सुनते हैं, वो सुनना और वो ज्ञान ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच्योरिटी किसी भी इंसान के अंदर ला सकता है। और बड़े हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, जब हम उनके साथ में मीटिंग्स करते हैं, कई मुद्दों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनको भी बड़ा एक्सपीरियंस है
प्रदेश को चलाने का, हर डिपार्टमेंट को चलाने का। तो हमारे कई सीनियर अधिकारी हैं, हमारे कई सीनियर लीडर्स हैं, उनसे निश्चित रूप से अगर इन 3 सालों में मुझे कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है तो वो एक्सपीरियंस है जो मैंने उन लोगों से लिया है, और मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन भर काम आएगा। 3 साल में आपने जो काम किया, खासकर खेल विभाग की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हर कोई सोच रहा था कैबिनेट रीशफल होगा तो अशोक चांदना कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कोई कसक है मन में? नहीं, देखिए क्या है, हर कोई ये सोच रहा था, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस प्रकार का काम तो कर सका कि आप ये कह रहे हैं बात कि काफ़ी लोग ये आशा कर रहे थे कि शायद होगा। लेकिन मैं 2 बातों में विश्वास करता हूँ। पहली बात तो धीरे धीरे चलने से कभी हादसा नहीं होता, तो आगे भी धीरे धीरे बढ़ने से क्या है कि आदमी हादसे से दूर रहता है। और फिर एक बात तो तय है कि जब भाग्य में जो जो लिखा है तब तब वो मिलेगा, और जो मिले उसमें जो व्यक्ति संतुष्ट होगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आपकी जो संतुष्टि है उसकी सभी तारीफ़ भी करते हैं। थोड़ा सा पर्सनल सवाल है आपके उससे से जुड़ा हुआ। राजनीति करते हैं लेकिन खेलते भी हैं, एक सब कुछ कैसे तालमेल बैठाते हैं? कभी पोलो पे, कभी क्रिकेट का बल्ला हाथ में होता है, कभी तीर कमान हाथ में होता है, कभी खिलाड़ियों के बीच दौड़ लगा लेते हैं और खिलाड़ी बन जाते हैं। नहीं देखिए, वैसे तो मैं बचपन से खिलाड़ी रहा हूँ, और अगर मेरा एक एक बूंद खून आप निकालेंगे तो उसमें एक एथलीट है। मैं सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ जब मैं कुछ भी खेल रहा होता हूँ। खेलने का कोई मेरे लिए क्राइटेरिया नहीं कि मैं ये गेम खेलूँ। मैंने एक बहुत लंबे समय तक क्रिकेट भी खेला है, मैं एक बहुत लंबे समय तक एक स्विमर भी रहा हूँ। अभी 2011 से मैंने पोलो खेलना शुरू किया, तो प्रोफेशनली पोलो खेलता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, उसके लिए भी तो हम समय निकालते हैं। 2 समय भी खाना खाते हैं या 3 समय खाते हैं, तो पूरा मिला के 1 से 1.5 घंटा तो खाना खाने में जाता ही है। सोने के लिए हमको 6 से 8 घंटे चाहिए। तो शारीरिक फिटनेस के लिए, अपने समाज और सोसाइटी के लिए एक असेट बने रहने के लिए हमारा फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर 1-1.5 घंटा डेली, 24 घंटे में से और भी बहुत कामों को हम बहुत समय देते हैं, तो अगर 1-1.5 घंटा किसी भी स्पोर्ट्स को दे देंगे तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान यहीं से हो जाएगा। और मैं इसका ध्यान रखता हूँ कि रोज़ कम से कम 1 घंटा किसी भी फील्ड में, किसी भी ग्राउंड में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो पोलो हो, सीज़न नहीं है तो कोई और गेम, कोई और नहीं तो कोई और गेम, कभी स्क्वॉश, कभी क्या। स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, काफ़ी कुछ बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ा हूँ, तो बहुत सारे कोर्ट्स हमारे वहाँ रहते थे, पूरे दिन फ्री रहते थे, खेलते रहते थे। काफ़ी सारे गेम्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना 1 घंटा लगाया और अपना फिटनेस को ठीक कर लिया। बस उतना सा, वो जो 1 घंटा 1.5 घंटे का जो रिजर्वेशन है मेरा, वो है तो है ही सही। भूकंप भी आ जाएगा तो मैं वो 1-1.5 घंटा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो नियम है, जैसे पुराने लोग कह के गए हैं कि नियम से जीवन सुधरता है, नियम पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का मैंने थोड़ा नियम किया हुआ है, तो उसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आपका ये जो डेडिकेशन है शायद यही आपको सफलता की तरफ ले जाता है। चलते चलते आखिरी सवाल, 3 साल हो गए, 2 साल बाकी है, अब तक के काम से संतुष्ट है या जो काम किया उससे ज़्यादा अगले 2 साल में करना है? नहीं देखिए, हमारा समय कोरोना काल ने भी बड़ा ख़राब किया, आपको तो पता ही है। हमारा तो क्या है, आपका भी किया है और पूरी दुनिया का ही कर दिया। ये एक ऐसा वायरस था जिसने सबको चौंका दिया। अब इसकी सच्चाई तो या तो भगवान जाने या ये वायरस जाने हैं, लेकिन अभी तक सारे कयास हैं, कई तरह की बातें हैं। लेकिन ये 3 साल में मैं समझता हूँ कि एक न्यू कमर के रूप में, मुझे पूर्व का तो एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मेरे अंदाजे से 3 साल में इससे ज़्यादा काम संभव नहीं था, क्योंकि हम दिन से रात, सुबह उठने से लेकर अंधेरा होने तक रोज़ और 365 दिन हमने काम को डेडिकेट किए हैं, और पूरी कैबिनेट ने किए हैं। मुख्यमंत्री जी की तो बात ही मत करो, मतलब कि हम जवान लोगों से भी ज़्यादा, वो कहते हैं युवा ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैं दावा कर सकता हूँ कि युवाओं से ज़्यादा काम मुख्यमंत्री जी आज भी करते हैं। तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं कि ये कैसे कर लेते हैं। अगले 2 साल हमेशा इंसान क्या चाहता है कि हमने पूर्व में जो किया उससे बेहतर हम आगे करके दिखाएं। तो ये इच्छा भी हमारी है कि अगले 2 साल में हम ये 3 साल से और ज़्यादा काम करके बताएं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी इच्छा नहीं है, इच्छा है, लेकिन 3 साल में शानदार काम इस कैबिनेट ने किया है। और हम क्या, जनता बताएगी। आपने पिछले 6 महीने में जो 5 उपचुनाव हुए, लोगों ने, हम जब पब्लिक में जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कैंडिडेट का नाम ये है इसलिए वोट दे दो।
या उसने उसकी टिकट काट दी इसलिए वोट दे दो। हमको पब्लिक में यही बताना पड़ता है कि हमने काम क्या किया है, तभी लोग हमसे कन्विंस होते हैं। तो हमने जब जाके कन्विंस किया ये काम सब हर इलाके में गिना है, तो लोग कन्विंस हुए वाकई में कि हम रोज़मर्रा में हमको याद रखने का समय तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये काम हुए हैं, लोग कन्विंस हुए हैं। तभी तो 8 उपचुनाव हमारे राज्य में जो हुए हैं उसमें से 6 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है और मात्र 1 उपचुनाव जो प्रमुख विपक्षी पार्टी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है इस समय सदन में, वो मात्र 1 उपचुनाव जीते हैं। वो पब्लिक को कन्विंस ही नहीं कर पाए, वो हमारी बुराई नहीं कर पाए। सदन में कुछ भी बोल दें, आपकी मीडिया के कैमरा के सामने तो मैं फ्री हैंड हूँ, लेकिन फैसला ना तो बीजेपी करेगी ना कांग्रेस करेगी, फैसला प्रदेश की जनता करेगी। और इन 3 सालों में 8 उपचुनाव में उन्होंने फैसला किया है, अगले आने वाले चुनाव में भी फैसला करेगी। पहली बार पिछले 30 सालों में रिकॉर्ड टूटने वाला है कि ये सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल अशोक चांदना जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लाडले मंत्री और प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनके आइडल खेल मंत्री अशोक चांदना, जिन्होंने हर सवाल का बखूबी जवाब दिया है। 3 साल बेमिसाल ये इनका कहना है और अगले 2 साल और बड़ी चुनौती के साथ जनता की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। तो आज तक के इतना ही। फर्स्ट इंडिया में आपके लिए आगे भी और जो सरकार के मंत्री है उनसे सवाल जवाब बनाते रहेंगे हम, जो उन्होंने काम किया है उसको जनता के सामने बताते रहेंगे। तो आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।